सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज थर्सडे है और गणन डे है। 14 अगस्त जी, 2025 हो गई है अमित भाई, जी, डॉक्टर देशमुख का। और आज हमारा वो पार्ट पूरा हो गया है डॉक्टर दीपशिखा का 121 से लेकर के 140 तक जो प्रूविंग का पार्ट था ना अमित भाई, जी, वो जी। हमारा आज पूरा हो गया है। और इसमें हम एक और कर लिए थे, बल्कि 141 हुँ, एफोरिज्म भी हो गया था। 142 से हुँ, चलेगा। जी, 141 भी हो गया था और 103 फुटनोट भी हो गया था हमारा। 142 का कंटेंट पढ़ लेते हैं, 27 पेज नंबर पे है। 142 हुँ, में कह रहे हैं कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इन डिजीज इज डिफिकल्ट। हुँ, बेसिकली फिर बात वो इसमें यही समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रूवर अगर पहले से डिजीज है तो वहाँ प्योर इफेक्ट नहीं मिल पाएगा दवाई का, इसलिए उसको हुँ, हेल्दी लेना होता है प्रूवर को। तो उसी बात को बता रहे हैं कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इन डिजीजेज इज डिफिकल्ट। एफोरिज्म में कह रहे हैं कि बट हाउ सम सिम्टम्स of the simple medicine employed for a curative purpose can be distinguished amongst the symptoms of the original malady, even in diseases, especially in those of a chronic character that usually remain unaltered. It is subject appertaining to the higher art of judgment and must be left exclusively to masters इन ऑब्जर्वेशन। इसमें फुटनोट नंबर 104 भी दे रहे हैं, कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं, कह रहे हैं बट हाउ सम सिम्टम्स ऑफ द सिंपल मेडिसिन एम्प्लॉयड फॉर ए क्योरेटिव पर्पज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड amongst the symptoms of the original malady, हुँ, even in diseases, especially in those of chronic character that usually remain unaltered, is a subject हुँ, appertaining to the higher art of judgment and must be left exclusively to master in observation। बेसिकली कुछ भाव बदल रहा है। हुँ, इसमें कुछ सिम्टम्स को ऐसा बता रखा है इन्होंने, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं सिंपल मेडिसिन के एम्प्लॉय जब हम करते हैं क्योरेटिव पर्पज के लिए, कह रहे हैं कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अमंग द सिम्टम्स ऑफ ओरिजिनल मेलेडी। हाउ But how some symptoms of the simple medicine employed for a curative purpose can be distinguished among the symptoms of the original malady। बताएंगे कोई? दीपशिका कुछ भाव बताओ इसका क्या है। बस इसमें कि किसी क्यूरेटिव पर्पस के लिए जिस मेडिसिन को किसी हमने मेडिसिन दिया। को अगर दिया जाता है हाँ तो हाँ उसके सिम्टम्स कैसे भिन्न हो सकते हैं या कैसे डिफरेंट अलग किए जा सकते हैं। जो सिम्टम्स हैं ओरिजिनल मेलेडी के, मतलब जो पहले से उसको बीमारी रही होगी या पहले से उसको कुछ होगा, हाँ जैसे ओरिजिनली कुछ है, कुछ हाँ सिम्टम्स हैं, हाँ उसके बाद हमने उनको उसको मेडिसिन दी, हाँ मेडिसिन देने के बाद कुछ और सिम्टम्स आए, हाँ। तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ओके, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे प्रूविंग में नहीं दी थी क्या? कह रहे इवन इन नहीं, डिजीजेज। दिया हाँ तो क्यूरेटिव पर्पस से ही है, लेकिन हाँ कुछ और सिम्टम इसमें आ गए हैं। ओके, कुछ और। बट हाउ सम सिम्टम्स of the simple medicine employed for a curative purpose can be distinguished amongst the symptoms of original malady। तो इसका हम्म, मतलब ऐसे भाव कुछ मुझे लग रहा है कि भाई 100 के 100% तो मैच करते नहीं है हाँ जब हम जी। देते हैं क्योरेटिव पर्पज के लिए। तो किस हम्म, तरह से कुछ सिम्टम्स हुँ, जो सिंपल मेडिसिन के जो हमने क्योरेटिव पर्पज के लिए यूज करी उनको हम डिस्टिंग्विश करें या हम्म, स्पष्ट कर सकते हैं सिम्टम्स ऑफ ओरिजिनल मेलेडी के बीच में। इवन इन जी। इन डिजीजेज, डिजीजेज में भी, स्पेशली इन दोज ऑफ क्रॉनिक करेक्टर
that usually remain unaltered. देखो वही बात आ रही है कि डिजीज में भी कई बार, स्पेशली जो क्रॉनिक करेक्टर के डिजीज हैं, कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो अनअल्टर्ड रहते हैं. इज ए सब्जेक्ट अपरटेनिंग टू द हायर आर्ट ऑफ जजमेंट एंड मस्ट बी लेफ्ट एक्सक्लूसिवली टू मास्टर्स इन ऑब्जर्वेशन. तो वो जो सिम्टम्स अनअल्टर्ड रह जाते हैं, उनके लिए हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि वो रिलेट करते हैं, ये मसला हायर आर्ट ऑफ जजमेंट का हो जाता है. फिर हायर आर्ट ऑफ जजमेंट के तहत इसको समझा जाता है और इसको हम छोड़ देते हैं एक्सक्लूसिवली मास्टर के अपने ऑब्जर्वेशन, मास्टर्स इन ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ जो भाव मुझे मिल रहा है, भाव ऐसा मिल रहा है कि जैसे कि हम अभी पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमने कोई ड्रग सब्सटेंस, सिंपल मेडिसिन कई सारे प्रूवर को दी और हमने उसमें से पिक्चर कलेक्ट कर ली मैट्रिया मेडिका में. फिर हम उसमें से जब क्यूरेटिव पर्पज के लिए यूज करते हैं उस प्रूव्ड मेडिसिन को, तो वहां देखा जाता है कि कुछ सिम्टम्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि वो मैच करते हों. हालांकि बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं, सिमिलिमम होके आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते. और खास करके क्रॉनिक करेक्टर की जो बीमारियां हैं उनमें वो अनअल्टर्ड रहते हैं. तो कहते हैं जब ऐसा मसला हो, जबकि आपकी बिल्कुल सिमिलिमम की तरह से दे रहे हो, तब आएगी ये समस्या. तो कह रहे हैं फिर उसे छोड़ दो मास्टर्स के ऑब्जर्वेशन के लिए कि वो किस लिए हैं, कैसे हैं, एक बात. लेकिन अगर हम 142 को बात करें और 155 जो वो है फुटनोट, उसके स्टार से मैं उधर देखता हूं जाके, तो वहां ये जो अनअल्टर्ड सिम्टम्स है ना डॉक्टर दीपशिखा, इनको भी हैनीमैन साहब ने ये बताया कि वो जो मेडिसिन वहां क्यूरेटिव हो रही थी, क्यूरेटिव साबित हो रही थी, वही मेडिसिन इनको भी परमानेंटली दूर कर देगी अगर इसका हायर डायनेमाइजेशन दिया जाए. तो एक तरह से अगर हम उस बात को यहाँ समझने की कोशिश करें तो ये जो अनअल्टर्ड सिम्टम्स रह गए थे, ये भी थे उसी मेडिसिन के दायरे में, है जी. हाँ, है ना. बिल्कुल. इसमें एक चीज और जो लग रही है वो ये है कि जो क्यूरेटिव पर्पस के लिए हमने जो मेडिसिन दी, हाँ, अब के बाद जो ये अनअल्टर्ड सिम्टम्स है, इनमें जरूरी नहीं कि किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं. हो सकता है कुछ माइल्ड सिम्टम्स हो सकता है कुछ बहुत बड़े सिम्टम्स हो. हाँ. तो यही मास्टर को ऑब्जर्व करना है कि अगर वो ऐसे सिम्टम्स है जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो हमें मेडिसिन चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है. हो सकता है कुछ, हाँ, ये भाव भी आ रहा है. अगर वो माइल्ड है, वो ऐसा लगता है कि वो जैसे हेरिंग्स लॉ के हिसाब से आ रहे हैं, तो उनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं. वो वेट एंड वॉच की चीजें हैं, वो थोड़ी देर टाइम बाद वो ठीक भी हो जाएंगी. हाँ, ये बात भी है. और आपकी इसी बात को जोड़ते हुए पेज नंबर 293 पे यही बात कही गई है. अब आपने देखो बात क्लियर कर दी कि यदि वो ऐसे हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो फिर नया प्रेस्क्रिप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, नई टोटलिटी बना के. एक बात. दूसरी बात, यदि वो ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वो अनअल्टर्ड भी हैं, तो वो समय के साथ या तो चले जाएंगे. दूसरी बात आपने कही. लेकिन पेज नंबर 293 पे उनके लिए जो अनअल्टर्ड हैं उनके लिए स्टार में कहा है कि इन वेरी रेयर केसेस नॉट विदस्टैंडिंग ऑलमोस्ट फुल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड विद गुड वाइटल स्ट्रेंथ. कुछ बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फुल रिकवरी होने के बावजूद लगभग फुल रिकवरी हो गई है हेल्थ की और अच्छी वाइटल स्ट्रेंथ भी आ गई. कह रहे हैं उसके बावजूद, कह रहे हैं एन ओल्ड एनोइंग लोकल ट्रबल कंटिन्यूइंग अनडिस्टर्ब्ड, इट इज होली परमिटेड एंड इवन indispensably necessary to administer in increasing doses the homeopathic remedy that has proved itself efficacious but potentized to a very high degree by means of many successions by hand. Such a local disease will often then disappear
इन ए वंडरफुल वे। तो अब यहाँ तीसरी स्थिति ये भी आती है डॉक्टर दीपशिखा, यदि वो अपने हिसाब से नहीं भी गए, नहीं भी उस मेडिसिन से मैच कर रहे थे और अपने आप भी नहीं गए, हाँ जी। दूसरी स्टेट कंडीशन आ गई थी, आपने दो बताई, तीसरी है ये भी हो सकती है जो हनीमैन साहब ने कहा कि अगर आपकी मेडिसिन ने लगभग पूरी रिकवरी भी दे दी पेशेंट की और कुछ ऐसे अनअल्टर्ड चीजें बची भी हुई हैं सिम्टम्स, तो इसी मेडिसिन की जिसने इसको क्योर किया लगभग, इसी मेडिसिन की यदि हायर डायनेमाइजेशन दी जाए, बल्कि वो तो कह रहे हैं ये आवश्यक है एक बार को कि वहां पर उसको हायर डायनेमाइजेशन के साथ दोगे तो वो भी डिसअपियर हो जाएंगे बड़े वंडरफुल तरीके से। तो तीन चीजें आ गई यहाँ, लेकिन चूंकि यहाँ हम प्रूविंग पढ़ रहे हैं तो प्रूविंग करके निकले हैं, तो यहाँ पे हनीमैन साहब का भाव यहाँ यही है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स भी मिलते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम भी होते हैं जो अनडिस्टिंग्विश्ड रहते हैं। इसका भाव ऐसे समझ में आ रहा कि 100 के 100% जो पिक्चर तो मैच कर ही नहीं सकती किसी भी डिजीज टोटलिटी से, किसी भी मेडिसिनल सिम्टम्स की। तो कह रहे हैं उन कुछ ऐसे जो अनअल्टर्ड सिम्टम्स रहते हैं उनको हम हायर जजमेंट ऑफ फिजिशियन पर या मास्टर के ऑब्जर्वेशन पे छोड़ दिया जाए। 104 नंबर फुटनोट है, इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सिम्टम्स विच ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द डिजीज might have been observed only a long time previously or never before, consequently new ones belonging to the medicine. Symptoms which during the whole course of the disease might have been observed only a long time previously. ये जो whole course of the disease है, इसमें जो symptoms हैं ये बहुत पहले कभी कोई ऑब्जर्व हुआ था। जब ये डिजीज का कोर्स जब आगे बढ़ा तो कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम प्रीवियसली ऑब्जर्व हुए थे, एक बात करें, और नेवर बिफोर या फिर पहले कभी भी नहीं आए थे। अगर पहले कभी भी नहीं आए थे और अभी आए हैं तो कह रहे कंसिक्वेंटली न्यू वंस हैं, तो ये बिलोंगिंग टू द मेडिसिन, तो ये फिर मेडिसिन से बिलोंग करेंगे। बात क्लियर हो रही है? कुछ सिम्टम तो ऐसे आएंगे, प्रूवर, अब प्रूवर को ही ले लो, प्रूवर में जो पीछे अभी हम एक लाइन पढ़ के आए थे कि यदि सम टाइम प्रीवियसली ही क्यों ना सिम्टम आया हो उसका, और वो अब फिर आ गया तो वो इस मेडिसिन से जुड़ेगा। 138 में कहा था ना कि कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली भले ही चाहे आया हो और अब फिर से आ गया तो वो इसी मेडिसिन से जुड़ेगा। तो उस इसमें यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि डिजीज के कोर्स के दौरान लॉन्ग टाइम प्रीवियसली ऑब्जर्व किया गया हो या नेवर बिफोर या कभी पहले नहीं भी आया हो, तो कह रहे हैं कंसिक्वेंटली न्यूअंस ही क्यों ना हो बिलोंगिंग टू द मेडिसिन। तो 138 का भाव यहाँ दोबारा प्रकट करा कि कोई ऐसा सिम्टम अगर ऐसा है जो बहुत समय पहले आया हो, उसको वो फिर प्रकट हो गया इसके प्रूविंग के दौरान, या फिर कोई नया आया हो, ये सब के सब मेडिसिन से ही बिलोंग करेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे निकला। और कोई पॉइंट है क्लियर करने के लिए, कुछ कहना है? लगभग क्लियर सही हो गया दीपशिखा ये। 143 में कंटेंट में देखते हैं, 143 से लेकर के 145 तक एक साथ हैं। 143 से 145 के कंटेंट में करें, ओनली फ्रॉम सच इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी पर्संस कैन ए रियल मेटेरिया मेडिका बी फाउंड। केवल इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस प्योर इफेक्ट्स के मेडिसिन की किसी हेल्दी पर्संस पर ही वास्तविक मेटेरिया मेडिका तैयार कर सकती हैं। तो ऊपर 142 में यही डाउट था कि अगर किसी डिजीज, क्रोनिक डिजीज किसी को रहा हो, पहला रहा हो, अगर वहां प्रूविंग करोगे तो क्लियर हो ही नहीं सकती। जो 142 के कंटेंट में कहा था कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इन डिजीजेज इज डिफिकल्ट।
तो अब 143 से 145 में कहा है कि एक हेल्दी प्रूवर ही एक ट्रू मैट्रिया मेडिका या रियल मैट्रिया मेडिका को तैयार करने में मदद कर सकता है। तो 143 अफोरिज्म को पढ़ते हैं। कह रहे हैं, इफ वी हैव द टेस्टेड ऑन द हेल्दी इंडिविजुअल ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिंपल मेडिसिन कैन केयरफुली एंड फेथफुली रजिस्टर्ड all the disease elements and symptoms they are capable of developing as artificial disease producer, then only have we a true materia medica. यदि हम टेस्ट करते जाएं, हम टेस्टेड करें हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिंपल मेडिसिन को सावधानी पूर्वक तरीके से और फेथफुल तरीके से उनको रजिस्टर भी करते जाएं, सभी डिजीज एलिमेंट्स को यानी कि सभी अल्टरेशंस को जो वो पैदा करती हैं और सिम्टम्स को, तो फिर संभव होगा, हम सक्षम हो जाएंगे डेवलप करने में। अच्छा, उन सिम्टम्स को और उन डिजीज एलिमेंट को हम रजिस्टर करते जाएं जो वो डेवलप करने में सक्षम है आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसर्स की तरह। कह रहे देन ओनली वी हैव ए ट्रू मैट्रिया मेडिका, केवल तभी हम एक ट्रू मैट्रिया मेडिका को पाएंगे। और डैश लगा के कह रहे हैं, ए कलेक्शन ऑफ रियल प्योर रिलायबल मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस, ए वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ नेचर वेयर इन is recorded a considerable array of the peculiar changes of the health and symptoms ascertained to belong to each of the powerful medicines। यानी कि फिर हम मैट्रिया मेडिका के रूप में, ट्रू मैट्रिया मेडिका के रूप में कलेक्शन ऑफ रियल प्योर रिलायबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस को हम पकड़ लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ए वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ नेचर के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी कलेक्शन, जिसके अंतर्गत रिकॉर्डेड होंगे कंसिडरेबल एरे ऑफ द पिक्यूलियर चेंजेस ऑफ द हेल्थ एंड सिम्टम्स। जो संग्रह है, एरे का मतलब होता है संग्रह, एक पर्याप्त मात्रा में एक कलेक्शन पिक्यूलियर चेंजेस का जो हेल्थ पे हुए, सिम्टम्स जो आए, ascertained to belong to each of the powerful medicine, जो प्रत्येक पावरफुल मेडिसिन से जुड़े होंगे। इस तरह का हमें हर एक मेडिसिन के हिसाब से कंसिडरेबल एक एरे ऑफ पिक्यूलियर चेंजेस हमें प्राप्त हो जाएगा और फिर हमें एक वॉल्यूम ऑफ द बुक के रूप में वो मिल जाएगा। कह रहे हैं, एज दे वर रिवील्ड टू द अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन विच द लाइकनेस ऑफ the disease elements of many natural diseases to be hereafter cured by them are present, which in a word contain artificial morbid states that furnish for the similar natural morbid states the only true homeopathic, that is to say, specific therapeutic instruments for effecting their certain and permanent cure। फिर अगला पार्ट बताया। तो एक तरह से तो हम प्योर इफेक्ट्स के प्योर टेस्ट करके हेल्दी इंडिविजुअल्स पर हम एक कलेक्शन, एक बुक के रूप में, एक मैट्रिया मेडिका के रूप में, एक ट्रू मैट्रिया मेडिका के रूप में एक संग्रह हमें मिल जाएगा कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स का। कह रहे हैं, एज दे वर रिवील्ड टू द अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन विच लाइकनेस ऑफ द ब्रैकेट में कह रहे हैं होम्योपैथिक disease elements of many natural disease to be hereafter cured by them are present। और फिर ये जो अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर के सामने जो खुलासा हुआ है इन मेडिसिनल सब्सटेंसेस का मैट्रिया मेडिका के रूप में, कह रहे हैं फिर इसको लेकर के इन विच द लाइकनेस ऑफ द डिजीज एलिमेंट्स ऑफ मैनी नेचुरल डिजीज टू बी हेयरआफ्टर क्योर्ड बाय देम आर प्रेजेंट। फिर हम उन डिजीज को जिनमें बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम, इनके समान सिम्टम्स जो मिलेंगे वहां पर होम्योपैथी यानी कि सिमिलिमम जो होंगे नेचुरल डिजीज के, इसके बाद उनको इनके द्वारा हम क्योर कर देंगे, क्योर कर पाएंगे। आगे कह रहे हैं, विच इन ए वर्ड, अगर एक शब्द में कहें, कंटेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट्स दैट फर्निश फॉर द सिमिलर नेचुरल मॉर्बिड स्टेट्स दैट ओनली ट्रू होम्योपैथिक
यानी कि फिर जो सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट्स हम पैदा कर सकते हैं, सिमिलर होंगी जो नेचुरल मॉर्बिड स्टेट्स के। और फिर कह रहे हैं द ओनली ट्रू होम्योपैथिक, तो इसी को हम केवल ट्रू होम्योपैथिक रिलेशन भी कहेंगे। दैट इज टू से, फिर कह रहे हैं, कहने का मतलब है स्पेसिफिक थेरेपेटिक इंस्ट्रूमेंट फॉर इफेक्टिंग देयर सर्टेन एंड परमानेंट क्योर। तो लबोलबाब ये है कि जैसा हमने पिक्चर मेडिसिन की मैथमेटिका में प्राप्त की, फिर वैसी ही सिमिलर स्टेट हम नेचुरल मॉर्बिड स्टेट के साथ, टोटलिटी के साथ जब हम मिलाएंगे तो ये ओनली ट्रू होम्योपैथिक होगी। एक बात तो ये, और यही स्पेसिफिक थेरेपेटिक इंस्ट्रूमेंट होगा सर्टेन और परमानेंट क्योर करने के लिए। तो एक ट्रू पिक्चर ऑफ मेडिसिन ही ट्रूली होम्योपैथिक हो सकती है किसी भी डिजीज स्टेट की। 144 में कह रहे हैं कि फ्रॉम सच ए मैथमेटिका एवरीथिंग दैट इज कंजंक्चरल, ऑल दैट इज mere assertion और इमेजिनरी शुड बी स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड। अब यहां हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, हिदायत दिए, एवरीथिंग शुड बी प्योर लैंग्वेज ऑफ नेचर, केयरफुली एंड ऑनेस्टली इंटेरोगेटेड। अच्छा, इसमें 105 फुट नोट रह गया ऊपर, एक कलेक्शन ऑफ रियल प्योर रिलायबल मोड ऑफ एक्शन को लेकर के। 105 को पढ़ते हैं फुट नोट को, जो फुट नोट 143 एफोरिज्म का है। कह रहे हैं लेटरली इट हैज बीन द हैबिट टू entrust the proving of medicines to unknown persons at a distance who were paid for their work and the information so obtained was printed। यहाँ एक क्या करप्शन आ गया आगे बढ़ के, चाहे रिलायबिलिटी चली गई, उसको लेकर के हनीमैन साहब का भाव है। कह रहे हैं बाद में क्या हुआ, एक आदत बन चुकी थी लोगों की, इंटरेस्टेड द प्रूविंग ऑफ मेडिसिन के प्रूविंग के संबंध में वो एक आदत बन गई लोगों की कि वो अननोन पर्सन्स पे करते थे, और वो भी एट ए डिस्टेंस करते थे, पास में भी नहीं रहता था वो अननोन, और जिनको इस बात के लिए पैसा दिया जाता था इस काम के लिए। ये एक तरह से चलन शुरू हो गया अमितपाल भाई। एंड द इंफॉर्मेशन सो ऑब्टेन्ड वाज प्रिंटेड, और उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती थी उसको वो प्रिंट करने लगे। एक बाद में चल के ये कहानी शुरू हो गई दीप्तिका। कह रहे हैं बट बाय सो डूइंग द वर्क विच इज ऑफ ऑल अदर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, which is to form the basis of the only true healing art and which demands the greatest moral certainty and trustworthiness, seems to me, I regret to say, to become doubtful and uncertain in its results and to lose all value। ना कितनी बढ़िया बात कहते हैं, एक बात को कहने के लिए साथ में और कई बातें अपनी जोड़ते हैं हनीमैन साहब। कह रहे हैं ये जो बाद में ये जो काम शुरू कर दिया लोगों ने, के पैसे दे करके प्रूविंग करने लगे एक अननोन पर्सन पर, वो भी डिस्टेंस, फिर उनको छाप के मैथमेटिका बनाने लगे। कह रहे हैं बट बाय सो डूइंग द वर्क, परंतु ऐसा करने की वजह से वो काम जो सभी दूसरे कामों में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा काम जो सभी कामों में दूसरों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, विच इज टू फॉर्म द बेस ऑफ द ओनली ट्रू हीलिंग आर्ट, जो एक आधार बनेगा ट्रू हीलिंग आर्ट का, इतना महत्वपूर्ण जिसके ऊपर सारी हीलिंग आर्ट की बुनियाद टिकी हुई है, एक ट्रू प्रूविंग पर, ऐसा काम। एंड विच डिमांड द ग्रेटेस्ट मॉरल सर्टेनिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, और ऐसा काम जो सबसे ज्यादा मॉरल सर्टेनिटी मांगता है और सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस मांगता है।
और उसे कराने लगे ये अननोन पर्सन पर। हम्म, जो मुझे लगता है जिसमें सबसे ज्यादा मॉरल सर्टेनिटी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस चाहिए, जो आधार है एक ट्रू हीलिंग आर्ट का, एक ऐसा काम जो ये दूसरों के ऊपर कराने लगे। कह रहे ये मुझे कहते हुए ये खेद है, आई रिग्रेट टू से टू बिकम डाउटफुल एंड अनसर्टेन इन इट्स रिजल्ट एंड टू बी लूज ऑल वैल्यू। इनकी इस हरकत की वजह से मुझे ये कहते हुए खेद है कि ये सब कुछ डाउटफुल हो गया, संदेहात्मक हो गया, अनिश्चित हो गया अपने रिजल्ट के मामले में। जब इस तरह की मेडिसिन प्रूव करके मरीजों को दी गई तो वो ठीक होंगे नहीं होंगे इसमें डाउट आ गया, अनिश्चित हो गया रिजल्ट के मामले में। और जो वैल्यू थी इसकी ट्रू हीलिंग आर्ट की कि ये क्योर करता ही करता है अमितपाल, वो वैल्यू भी चली गई। अमितपाल ही चले गए मुझे लग रहा है डॉक्टर श्रेय। हाँ जी, हाँ सर जी। ये शॉर्टकट अपनाने के लिए शायद, या फिर उसको काम को जल्दी शॉर्टकट, करने के लिए। लेजीनेस और पता नहीं क्या क्या हो सकता है भाई। बिल्कुल। एक्चुअल में होम्योपैथी के बारे में कई बार आ गया और गणन में दोस्त, ये बहुत ही अलग तरह की एक काम है, एक ड्यूटी है, एक टास्क है जो भगवान ने दिया। और इसको फॉलो करने के लिए किसी भी इंसान को प्योर होना होगा, क्योंकि ये प्योर हीलिंग आर्ट है दोस्त। और प्योर होने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को मजबूती से सहना होता है दोस्त। अपनी इच्छाओं को सीमित रखना होता है कि भाई अपने शॉर्टकट को इच्छाओं में ही आ जाएगा। सबसे बड़ा डॉक्टर बनने की इच्छा, सबसे बड़ा नाम कमाने की इच्छा, है ना देवशिखा? बिल्कुल, अपने नाम की मेडिसिन अपने नाम से हाँ, ये का सब बनाना। चीजों से आप अपने आप के को जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आप में करप्शन आ गया तो आप एक ट्रू हीलर नहीं हो सकते, ट्रू होम्योपैथ नहीं हो सकते। ये बहुत ज्यादा मायने रखती है ये बात। और ये बेसिकली इसको ये भी नहीं कह सकते कि कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि भैया थोड़ा सा तो कर ले मस्ती, नहीं। इसमें तो थोड़ी सी भी मस्ती की, अपनी लापरवाही की जगह नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मोस्ट ट्रस्टवर्दी और मोस्ट ट्रू, ओनली ट्रू हीलिंग आर्ट की तभी मिलेगी संज्ञा जब कोई भी उसमें चांस ऑफ एरर ना हो। अब ये हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान है, अलग अलग डिस्पोजिशन है डॉक्टर श्रेय हमारा भी। जी सर। तो जैसे जिसका डिस्पोजिशन है वो वैसे ही फिर उतनी मेहनत कर पाता है। और एक बड़ा कॉमन रूल है, जो लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं वही करप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, जब कोई सी भी लाइन हो। जब हम मेहनत करते करते हम थक जाते हैं तो हम अपने सर्वाइवल के लिए दाएं बाएं के रास्ते अपनाने लगते हैं। तो इसलिए इसमें तो हमेशा मजबूत रहना होता है तभी। और जो देख लो ना भाई, जो लोग इसमें मजबूत रहे वो आगे निकले, चाहे डॉक्टर कैंट साहब रहे हों, डॉक्टर बोगर बोनिंगसन साहब रहे हों, हैनीमैन साहब तो अपने आप थे ही थे, हमारे प्रफुल्ल सर थे। तो इसमें जितना आप प्योर और ईमानदार और कर्मठ होगे उतनी अच्छे होम्योपैथ भी बनोगे भाई। हमारे मलिक सर हैं आज की डेट में, हम देखते हैं उनकी सीरियसनेस। 9:25 का टाइम है क्लिनिक का, 1 मिनट इधर उधर होता होगा दीपशिका, या ना भी होता हो, वो जब क्लिनिक पे पहुंचना है पहुंचते हैं, मतलब फोकस हैं, अपडेट हैं, हर चीज क्लियर होना होगा हमें। हम चाहे देर सवेर होएं या जितने हम नहीं हैं उतनी गुंजाइश समझ के चलें कि उतनी गुंजाइश रहेगी हमें एक अच्छा होम्योपैथ होने में, हर पहलू से। और खूब है, मैं भी हूं, आप भी हैं, हम सभी उसमें हैं। बस अंतर सिर्फ इतना कि हमारे बात समझ में आ रही है डॉक्टर सरे, और हम भगवान हम पे कृपा करेंगे तो सुधार आएगा, और आ रहा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन साथ बैठ के, है ना दीपशिका? अदरवाइज भाई बहुत ही ज्यादा ध्यान मांगता है ये साइंस, तब हम इसको ट्रू हीलिंग आर्ट कह सकते हैं। अब हम इसको वो तो दे नहीं पाते जो इसकी डिमांड है,
और फिर हम कहते हैं साहब रिजल्ट नहीं आ रहे, है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये वहां से जुड़ती है बात। तो 144 एफोरिज्म है, इसको करते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम सच ए मैथमेटिका एवरीथिंग दैट इज कंजंक्चरल। इस तरह की कुछ मैथमेटिका जहां पर हर चीज अटकलबाजी के साथ ली गई हो, वास्तविक प्रमाण के बिना ली गई हो। कंजंक्चरल का मतलब ये है कि वास्तविक प्रमाण जिसके पीछे ना हो, अनुमान पे आधारित हो, अटकल लगाने के आधारित हो, जिस मैथमेटिका में ऑल दैट इज मियर असर्शन और इमेजिनरी शुड बी स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड। और जो मात्र असर्शन के ऊपर आधारित हो, इमेजिनरी हो, उसको स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड करना होगा। उस मैथमेटिका को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बाहर रखना होगा जब हम प्रेस्क्रिप्शन को सेलेक्ट करते हैं। एवरीथिंग शुड बी द प्योर लैंग्वेज ऑफ नेचर केयरफुली एंड ऑनेस्टली इंटेरोगेटेड। हर चीज प्योर होनी चाहिए, प्योर लैंग्वेज ऑफ नेचर के हिसाब से होनी चाहिए जो होती है, और केयरफुली और ऑनेस्टली हमें उसमें इंटेरोगेटेड करना चाहिए। तब मैथमेटिका में लिखा जाए, तब उसमें शामिल किया जाए, तो वही ट्रू मैथमेटिका होगी। और जिस मैथमेटिका में, फिर से बोल देता हूं, जो अनुमान के आधार पर, अटकलबाजी के आधार पर, बिना साक्ष्य के जो बनाई गई मैथमेटिका हैं, उनको स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड किया जाए। हैनीमैन साहब कह रहे हैं। आप मतलब सर इसमें कोई ना दावा नहीं कर सकते कि ये जो हमने दावा करके हाँ जी इसमें ये है ही, बिना उसके। तो फिर जैसे कहते हैं ना कि हाँ जी जैसे अब कोई दवाई है जी इसके लिए काम करती है, ये हमने देखा है, ये हम दावा कर रहे हैं, और वो एक्चुअली में करती नहीं करती, वो प्योर है या नहीं, ये एक्चुअली रजिस्टर्ड करा गया है नहीं गई, वो चीजों को हटा के वो हाँ, देखना पड़ता है। बेसिकली बात ये है मोटी मोटी। हाँ डॉक्टर श्रे, हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि जब आप कभी भी मैथमेटिका बनाओ, मैथमेटिका जो तैयार हो होम्योपैथिक थेरेपेटिक साइंस के लिए, वो प्योर लैंग्वेज ऑफ नेचर आधारित हो, इंफॉर्मेशन केयरफुली और ऑनेस्टली इंटरोगेशन के बाद शामिल की गई हो मैथमेटिका में। अगर ऐसा नहीं करते हो तो कह रहे हैं मुझे इस बात को लेकर बड़ा खेद है कि सारा का सारा डाउटफुल होगा मामला, और रिजल्ट के मामले में अनसर्टेन होगा, और डाउट रहेगा कि रिजल्ट आ भी सकता नहीं भी आ सकता। यदि आपने मैथमेटिका अच्छी नहीं बनाई या अच्छी नहीं पढ़ी, हमारे लिए है, हम लोगों के लिए और आपके लिए आज की डेट में है कि हम ऑथेंटिक लिटरेचर पढ़ें। अगर हमने ऑथेंटिक लिटरेचर से मैथमेटिका नहीं पढ़ी, कोई मेडिसिन नहीं पढ़ी, तो फिर वो मेडिसिन क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आपके जो आपने सिम्टम मिलाए उस पर डाउट रहेगा। और ऑथेंटिक मैथमेटिका हैनीमैन साहब की अपने आप में मैथमेटिका प्यूरा है, बाकी अपने बोगर बोनिगसन साहब की है, विलियम बोरिक साहब की भी है, बहुत सारी है ना, बहुत सारे लोगों ने मैथमेटिका दे रखी है। और कई सारे ऐसे सुनने में भी आते हैं, हम खैर डिटेल में तो नहीं गए, कई ऑथर्स ऐसे हैं वो अपने ऊपर प्रूविंग भी करवाते हैं, प्रूवर के रूप में भी उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी हैं, लेकिन वो उतने विश्वास पात्र है नहीं, उनको विश्वसनीयता है नहीं उनकी प्रूविंग पे। कई ऐसे हैं, मैं सुना हूं भाई, मैं दूसरों की सुनी कहूं तो फारूक जे मास्टर साहब के बारे में ऐसी सुना जाता है कि उनकी प्रूविंग पे डाउट रहता है लोगों को। फारूक जे मास्टर साहब भी तो देते हैं ना प्रूविंग कई मेडिसिन की। सर इसमें एक चीज जो है, अब ये चीज थोड़ा डाउटफुल रहता है कि अगर जैसे कैंट साहब ने या बोरिक साहब ने या बोनिंगसन साहब ने प्रूविंग करी और उन्होंने रिकॉर्ड करे सिम्टम्स और उन्होंने वो लिखे, तो सबको कई बार ऐसा है कि कई कई मेडिसिन में काफी अलग अलग सिम्टम्स सबको मिले, तो जो उन्होंने नोट करा है, तो वो क्या ऐसा है कि हर बार हर मेडिसिन आप प्रूव करोगे तो हर बार कोई ना कोई नए सिम्टम हमेशा देगी, क्या ऐसा होता है कि आप नहीं, वो तो ये तो डिस्कशन पीछे हो चुका है।
ये तो डिस्कशन पीछे हो चुका है कि एक मेडिसिन जब तक अपना नया सिम्टम देना बंद ना कर दे कई सारे प्रूवर्स के माध्यम से, जब सेम सिम्टम रिपीट होने लगे, एक नंबर ऑफ प्रूवर पे मान लो आपने 10 लोगों को दी, 20 लोगों को दी, जब आपने 21वें बंदे को प्रूव कराई तो पता चला कि जो उन 20 ने किसी न किसी ने दे दिया था सिम्टम, ये वही रिपीट करने लगा 21वां 22वां जो भी। तो उसको कहा गया था कि उस समय समझो कि इस मेडिसिन ये क्या क्या अल्टर कर सकती है, सारे के सारे इसकी शेड आ गई है, सारा का सारा एस्पेक्ट सामने आ चुका है। तो अब नया सिम्टम देने की तो संभावना कम से कम रहेगी, क्योंकि हम रुके ही तब प्रूविंग करते हुए उसकी जब हमने उसका होल एस्पेक्ट रिवील कर लिया, दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय। तो वो तो बात थी वहां पे डॉक्टर श्रेय जो आपका सवाल है, लेकिन ये सीधे सीधे शब्दों में ही समझ लें। यहाँ हैनीमैन साहब का इशारा ये है कि आप ऑथेंटिक लोगों के द्वारा की हुई मेट्रियामेडिका तैयार की हुई उस पर भरोसा करो, जो अच्छे ट्रस्टवर्दी प्रूवर्स रहे हो उनके माध्यम से बताई हुई जानकारी पे विश्वास करो। और हमारे साथ ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगी, हमारा रास्ता सिर्फ इतना है जिससे हम निकल सकते हैं, जिसको यूज करके कि हम लिटरेचर वो पढ़ें डॉक्टर श्रेय जो ऑथेंटिक ऑथर्स का हो, ऑथेंटिक मास्टर्स का हो। अब उसमें हम जो मैं जानता हूं उसमें फेरिंगटन साहब हैं, क्लार्क साहब भी हैं, हैनीमैन साहब हैं, बोगर साहब हैं, बोगर बोनिंगसन साहब, कैंट साहब की मेट्रियामेडिका है। ये मोटे मोटे कई हैं, उंगलियों पे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो इनका लिटरेचर अगर आप पढ़ोगे तो आप जब मेडिसिन सेलेक्ट करोगे तो वो प्योर ही होगी अपने आप में। बस शायद हम कुछ और समझ रहे हैं भैया की बात को, थोड़ा ऐड करेंगे इसमें आपकी बात में। जैसे इनका कहना है शायद कि अगर नए सिम्टम्स भी क्या आ सकते हैं मेडिसिन के, अगर हमने किसी पेशेंट में दिए, मान लो हो सकता है अब भी दे तो कुछ नए सिम्टम आ सकते हैं क्या। तो हमें ऐसा लगता है कि नए सिम्टम अगर आते हैं तो हमें वही वेट एंड वॉच करके उसको वो देखना, उसका डायरेक्शन से समझना होगा कि क्या ये डायरेक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा है। उसका जो हमारे क्राइटेरियाज हैं उनको देखते हुए कि उसका फूड स्टेमिना, एपेटाइट, ये सब क्या चल रही है। तो हो सकता है, क्योंकि हम नेवर से नो नेवर बोलते हैं ना कि कुछ भी आ सकता है, कभी हो सकता है कोई और नया सिम्टम नेचर आगे आगे खुलासा ही कर रही है अपने आप को, नेचर इवॉल्व हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आ सकता है। लेकिन इसी के लिए तो 142 में कहा था कि अगर कुछ ऐसे सिम्टम आ जा रहे हैं जो इस डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे इसकी प्रूविंग से, तो उसको कह रहे हैं ना, मस्ट बी लेफ्ट एक्सक्लूसिवली टू मास्टर्स इन ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। और ये मास्टर इन ऑब्जर्वेशन जो दीपशिखा आपने कहा, बहुत अच्छे वर्ड हैं डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर दीपशिखा के। अभी उन सिम्टम्स को हम ध्यान से ठहर के समझें कि ये अगर इसी धारा में आगे आ रहे हैं तो हम उस तरह से समझें। और क्योंकि गुंजाइश हमेशा रही है और आगे भी होगी। गुंजाइश ऐसे रही है, अगर हम मोटी मोटी बात भी कर लें दीपशिखा, हैनीमैन साहब के सामने जो हायर डायनेमाइजेशन की प्रूविंग जो अब फॉर एग्जांपल जो ये जेनेटिक लीनिएज की तरफ के जो बड़े सर ने अभी खुलासे करे हैं जाकर के पीछे, जो एम्ब्रायोनिक स्टडी पे जाकर के एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने के बाद जो हमें कॉज समझ में आते हैं पीछे जाकर के कि बीमारी का वहां परसेप्शन है, तो वो मेडिसिन का नया एस्पेक्ट खुला ही है जो डिलीजन डिलीरियम के रूप में लिए। तो हालांकि डिलीजन और डिलीरियम का जो एस्पेक्ट है प्रूविंग के मामले में हैनीमैन साहब की प्रैक्टिस में उतना नहीं आता निकल के, जितना बाद में इवॉल्व हुआ है ये वाला एस्पेक्ट। क्योंकि 50 मिलीसीमन ले तो आए हैनीमैन साहब, लेकिन वो 5-6 साल का ही एक्सपोजर उनका रहा अपनी उस डिस्कवरी के साथ, उसकी प्रूविंग उस लेवल पे नहीं हो पाई। और ये बात हम पीछे पढ़े हैं कि जैसे जैसे डायनेमाइज्ड मेडिसिन प्रूव होगी तो उसमें डायनेमिक सिम्टम्स निकलेंगे ज्यादातर, मेंटल एस्पेक्ट के। फिजिकल एस्पेक्ट की जगह
ज्यादातर मेंटल एस्पेक्ट को कवर करती है, जितनी भी ज्यादा डायनेमाइज मेडिसिन है। और जितनी क्रूड मेडिसिन होगी, मेटीरियल एस्पेक्ट की तरफ रहेगी, उतने फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा देगी। ये तो हम एग्री हैं दीपशिका इस हाँ बात को जी, लेके। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। गुंजाइश रहेगी, लेकिन इसको हम, अभी ये बड़े अच्छे शब्द थे आपके, कि इसको हम ध्यान से देखें। अगर उसी से जुड़े हैं तो उस हिसाब से उन्हें हम डील करें और उन्हें ऐड डाउन करें। बल्कि ऐड डाउन भी तो करते हैं लोग, हाँ जी, हाँ जी। ऐड डाउन भी करते हैं। अभी मैं बताऊं ऐड डाउन का एक केस, बड़े सर का एक केस निकला। कोई मैड पर्सन था, 18-19 साल का लड़का। डॉक्टर दीक्षिका उसको सिड्रोन दी थी, और सिड्रोन देने के बाद फिर जब वो रिकवर हुआ और काफी आराम हुआ, तो उससे पूछा गया कि, तब ऐसी बात चल रही थी, तो वो कहने लगा मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं कमाना चाहता हूँ, मैं सर्विस करना चाहता हूँ, परिवार की मदद करना चाहता हूँ, ऐसे कुछ आया स्टेटमेंट। तो सर ने मेडिसिन वगैरह जब निकाली उसकी उस समय पर फिर दोबारा, तो उसमें ओरम आ रही थी, ओरम मैट या ऐसे कुछ करके आ रही थी, और सर को वो मिल नहीं रही थी उस रूब्रिक में, जो रूब्रिक मेन था। तो इवन सर ने ना कहा कि इसको भी जोड़ दो, ओरम को जोड़ दो वहां पे। क्यों जोड़ दो? क्योंकि बड़े सर ने बताया कि बेसिकली जो जब कोई एमआर या मैड पर्सनैलिटी या इंसेनिटी से बाहर आता है, तो वो पहला उसका जो रुझान होता है उस ऑर्गेनिज्म का, वो रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे रहता है। वो शादी करने को कहेगा, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि मेरे को कमाना है, मेरे को जॉब करनी है। एक ऐसी मेडिसिन चाहिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली हो, ड्यूटी कॉन्शियस हो। ऐसे करके सर गए थे, तो कहने का मेरा भाव यहाँ ये है कि वो मेडिसिन सर कहने लगे कि कोई बात नहीं, ऐड कर दो। तो ये कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना जितने मास्टर, तो ये ऐड डाउन करते हैं फिर इंफॉर्मेशन को, जो दीक्षिका आप कह रहे हो कि अगर नया सिम्टम आ भी गया डॉक्टर से, और वो कैलकुलेशन के बाद वो सही बैठ रहा है, तो वो उस मेडिसिन का ही होगा जनरली। सर अभी कैंप में भी मलिक सर ने वो एक स्पाइनलेस रूब्रिक में सर ने कहा कि ब्राइटा का आप भी ऐड कर दो उसके अंदर। हाँ, और सर ने फिर एक्सप्लेनेशन भी दिया कि ब्राइटा क्यों कर दो, दिया ना जी। तो दीपशिका यही कह रही है, अगर वो लॉजिकली उसको एक्सप्लेन कर पा रही है, वो इस सिचुएशन, उस मेडिसिन की पिक्चर को, तो वो उस मेडिसिन की साथ में मेडिका में जुड़ जाएगा वो सिम्टम उसका। तभी सर वो जो हम रेपेटरी यूज करते हैं जैसे कंप्लीट डायनामिक्स वगैरह, जिसमें क्या होता है सर, हम प्रैक्टिशनर एडिशन यूज करते हैं, तो इसमें एक मास्टर एडिशन भी आता है जिसमें डॉक्टर्स खुद अपने रूब्रिक्स और खुद अपने दवाइयां ऐड कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रूविंग या एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ, तो ये मास्टर तो वो एडिशन बढ़िया रहता है या कौन सा? बस ये मास्टर क्लिनिकल एडिशन क्लिनिकल सर वो दोनों एडिशन सही रहते हैं, बट मास्टर एडिशन में बस ये है कि आप अपनी दवाई उसमें ऐड कर सकते हो, अगर आप इतने वहां तक हो कि आपको लगता है कि ये दवाई इसमें ऐड हो सकती है, अच्छा, तो अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। मास्टर एडिशन में ये ऑप्शन दे रखा होगा। हाँ, ओके, चलो। तो खैर कुल मिला के बात ये है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, ऊंची ऊंची बातें आ रही हैं ऑर्गेनन में, लेकिन मिनिमम हमें इतना तो करना ही है कि हम अच्छे लिटरेचर पढ़ें दीपशिका। जी बिल्कुल। अच्छी मेडिका पढ़ें डॉक्टर से, शॉर्टकट में ना जाएं, और जो पिक्चर जो है वो, और वैसे मैं बताऊं इस कमी को सबसे अच्छा पूरा रिपर्टरी ही करती है, क्योंकि मेडिका में थोड़ा थोड़ा पहलू है हर एक ऑथर का। विलियम बोरिक साहब ने कुछ अलग पार्ट दिया, उदाहरण मान लो ब्रायनिया का, कैंट साहब ने ब्रायनिया को अलग एस्पेक्ट दिया, बोनिंगसन साहब ने अलग दिया है। तो बेसिकली इन ऑथर्स की मेडिका या मैटेरिया मेडिका में पूरी पिक्चर नहीं मिलती कभी भी किसी भी मेडिसिन की, वो मिलती है रिपर्टरी में।
तो अगर हम साथ में रिपर्टरी से पढ़ें मेडिसिन को, मैथमेटिका से तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑथेंटिक से, लेकिन उसमें साथ में अगर हम उसकी पूरी पिक्चर कलेक्ट करने की कोशिश करें रिपोर्टरी से, चाहे वो सिंगल रूब्रिक में सिंगल पढ़ी हो उसको ले लो, या दो रूब्रिक में दो के साथ पढ़ी हो उसको ले लो। एक तरीका है ये पढ़ने का किसी मेडिसिन का। अगर सिंगल रूब्रिक निकालोगे तो एक कम ही मिलते हैं उसके 300, 400, 500 ऐसे। फिर दो के साथ देखो कि दूसरी मेडिसिन के साथ किन किन रूब्रिक्स में पड़ी है। तो ऐसे कई सारे ऐसे सिम्टम मिलते हैं, कैसे ऐसे रूब्रिक मिलते हैं डॉक्टर से जो आपकी मैथमेटिका में भी नहीं मिले किसी की भी, क्योंकि हमने सारी मैथमेटिका पढ़ी भी तो नहीं है ना, और ना सारी मैथमेटिका को हम याद रख सकते। तो इसके लिए रिपोर्टरी से मेडिसिन को पढ़ना, एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ही सरल तरीका हो जाएगा इस चीज को पार पाने के लिए, कि किसी भी मेडिसिन की पूरी पिक्चर कैसे मिले, और वहीं जाकर देख लें कि कौन से ऑथर ने इसको ऐड करा, वहां से उसकी ऑथेंटिसिटी भी मिल जाती है रिपोर्टरी में, है ना दीपशिखा? जी जी बॉस, बिल्कुल। खैर यहीं रुकेंगे, और 144 भी हो गया और अपना फुटनोट 105 भी हो गया। नेक्स्ट डिस्कशन में 145 एफोरिज्म तो करेंगे हम। ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, सबका धन्यवाद। राम 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 भाई, राम 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 बेटा, राम राम।